ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। प्रभात की इस वेला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। प्रत्येक दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू होता है और इसी ऊर्जा एवं स्फूर्ति के साथ हम भी आरंभ कर लेते हैं आज का हमारा सुप्रभातम कार्यक्रम। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सुबह का समय विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे पूरे दिन की दशा और दिशा तय करता है। प्रातःकालीन सकारात्मकता और ऊर्जा हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस समय की ताजगी और शांत वातावरण हमें आत्मचिंतन और योजना बनाने का अवसर देता है। तो आइए इस नई सुबह का स्वागत करें और सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करते हुए जान लेते हैं पंचांग के माध्यम से आज के तिथिवार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। प्रायः सभी जानते ही हैं कि भारतीय परंपरा में सुभाषितों या आप्त वचनों की आबहोह कालात महत्ता रही है, क्योंकि ये हमारे जीवन के प्रत्येक पड़ाव में सदाचरण व शास्त्रीय आचरण की बात बताकर हम सभी को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। आज का सुभाषित भी कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में बता रहा है। आइए सुन लेते हैं आज का सुभाषित और जान लेते हैं उसका भाव हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और स्वभावतः गतिशील तत्व है। प्राचीन काल से ही समृद्ध रूप में प्रतिष्ठित रही संस्कृत भाषा और इसके विशाल साहित्य के सार्वभौमिक महत्व से प्रायः सभी सुपरिचित हैं, किंतु अति प्राचीन काल से ही जनभाषा के रूप में प्रचलित प्राकृत भाषा और इसके विशाल साहित्य से भारतीय जनमानस उतना परिचित नहीं है। प्राकृत भाषा प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, इतिहास, लोक परंपराओं और विविध एवं विशाल साहित्य आदि से समृद्ध है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज प्राकृत भाषा के महत्व पर आधारित देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। भाषा मनोभावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। प्राचीन काल से जनभाषा के रूप में प्रचलित प्राकृत भाषाओं में भारतीय ज्ञान विज्ञान,
तत्व ज्ञान, संस्कृति, इतिहास तथा लोक परंपराओं आदि से संबद्ध विशाल साहित्य उपलब्ध होता है, जिसके सम्यक ज्ञान हेतु प्राकृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है। प्राकृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख एवं प्राचीन भाषा है। प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम अथवा प्रकृतीनां साधारण जनानामिदं प्राकृतम। प्राचीन काल से ही जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा होने के कारण इसे प्राकृत भाषा का नाम दिया गया। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में प्राकृत भाषा में विशाल आगम, उनका व्याख्या साहित्य और विपुल मात्रा में कथा, काव्य एवं अनेक चरित ग्रंथ आदि लिखे गए। सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल आदि के अनेक प्राचीन शिलालेख इसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध होते हैं। प्राकृत भाषा का योगदान भारतीय ज्ञान परंपरा में अभूतपूर्व है। भारत की शायद ही कोई ऐसी विद्या होगी या विद्या की विधाएं होंगी जिनमें प्राकृत वाङ्मय ने अपना योगदान ना दिया हो। इसका साहित्य 2000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और मूल रूप से भगवान महावीर के जो वचन हैं, जिसको द्वादशांग जिनवाणी कहा जाता है, वह पूरी की पूरी प्राकृत भाषा में ही निबद्ध है। इसी तरह हजारों की संख्या में, बल्कि मैं कहूं लाखों की संख्या में हस्तलिखित पांडुलिपियां इस समय मंदिरों में, अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं और उनमें ज्ञान विज्ञान का बहुत अनूठा मिश्रण मौजूद है। बहुत बड़ा योगदान उसके माध्यम से किया जा सकता है। प्राकृत भाषाओं की लोकप्रियता और माधुर्य संस्कृत भाषा के समृद्ध नाट्य साहित्य में उपलब्ध विविध प्राकृत भाषाओं के अधिकांश संवादों के माध्यम से भी देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का एक बृहत समूह है, जिसमें अनेक भाषाएं समाहित हैं, जैसे मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, चूलिका पैशाची, शिलालेखी और अपभ्रंश आदि। जैन धर्म एवं इसकी परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों ने जनता के सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने उपदेशों की भाषा लोक भाषा प्राकृत को ही बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप आगमिक एवं त्रिपिटक जैसे मूल आगम शास्त्रों के साथ ही सांस्कृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आयुर्वेद आदि विविध विषयों से परिपूर्ण अनेक प्राकृत ग्रंथों की रचना हुई। जैन आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं षटखंडागम, कसाय पाहुड, तिलोय पण्णति, समय सार, प्रवचन सार आदि। प्राकृत भाषा में साहित्य सृजन, इसमें रचित प्राचीन ग्रंथों तथा पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ ही इसके अध्ययन अध्यापन का क्रम वर्तमान काल में भी अबाध गति से चल रहा है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनियों में प्रतिपादित तत्व ज्ञान की परंपरा तथा इसके संरक्षण संवर्धन की आवश्यकता को वर्तमान समय में भी देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है, जिसके बाद प्राकृत भाषा के साहित्य संरक्षण पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, जो जैन ग्रंथों में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को प्रकाशित करेगा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हुआ है स्वास्थ्य प्रभाग का। खाद्य पदार्थ से तात्पर्य विविधता, पोषण, सामर्थ्य और सुरक्षा से है और संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। अव्यवस्थित रूप से आहार लेने के कारण हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। आज विश्व खाद्य दिवस है, तो इस अवसर पर आइए समझते हैं कि आहार का क्या और कितना महत्व है। जीवन के लिए आहार का विशेष महत्व है। हम क्या खाते हैं, इससे निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। अस्वास्थ्यकर आहार सभी प्रकार के कुपोषण का प्रमुख कारण है। अल्प पोषण,
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापा, जो अब सामाजिक व आर्थिक वर्गों के अलावा अधिकांश देशों में उपस्थित है। आज भी बहुत से लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। अधिकतर लोग अक्सर मुख्य खाद्य पदार्थों या कम महंगे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग ताज़ा व विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से प्रभावित होते हैं और उनके पास स्वस्थ आहार चुनने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव होता है, या फिर वो सुविधा के अनुसार सरल विकल्प चुनते हैं। यही कारण है कि पोषण की कमी होती है और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा, यानी जो खान पान है, जो फूड है, वो हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है। आहार ज़रूरी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं है या फिर किसी वजह से वो दूषित हो गया है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन चला गया है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बचपन में ये रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहें तो बाद में जाके और भी गंभीर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे शरीर को प्रॉपर्ली काम करने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी में, हमारे सेलुलर लेवल पे चल रहे हैं, उनमें ब्रेक आ जाता है या फिर वो सही तरीके से नहीं चल पाते और उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अव्यवस्थित रूप से आहार लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है। पोषण का महत्व सभी आयु के लोगों के लिए होता है और आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। किस प्रकार के भोजन का चुनाव हम करते हैं, उसे किस विधि द्वारा पकाया जाता है और कैसे ग्रहण किया जाता है, ये सभी बातें भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्क, इन सभी के लिए पोषण के अलग अलग मानक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। जो होलसम फूड है, होल फूड है, वो लिया जाए, क्योंकि जब आप एक फ्रूट खाते हैं उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर विटामिन ही नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम प्रोसेस्ड फूड ना लें और होल फूड लें और कलरफुल थाली की तरफ ध्यान दें और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अपने खाने में बढ़ाएं। हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल पोषक तत्व सम्मिलित होने चाहिए। संतुलित भोजन का सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। आहार का महत्व पहचाने, स्वस्थ भोजन विकल्प चुने, भोजन को व्यर्थ न करें, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सभी अपनी भूमिका निभाएं। खाना बनाते वक्त या उसको कंज्यूम करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम कह देते हैं 4 C's। उसमें पहली चीज़ आती है क्लीनिंग, कि किस भी चाहे वो रॉ फूड हो उसको तो पर्टिकुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है उसको कंज्यूम करने से पहले। फिर आती है बात कुकिंग की, तो कुकिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अगर हाफ कुक्ड रह जाएगा या पूरी तरह नहीं गला है तो भी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है क्रॉस कंटामिनेशन, जिसकी मतलब होती है जैसे आप फ्रिज में खाना रखते हैं तो रॉ फूड भी वहीं रखा है, कुक्ड फूड भी वहाँ रखा है, तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे उसमें आ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है चिलिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो खाना है वो फ्रिज में रख दिया जाता है और बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो रेडी टू ईट फूड जो होते हैं यूजुअली वो प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटेड होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए फ्रिज का, जिससे कि जो उसमें इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप संतुलित खाना खाते हैं, समय से खाना खाते हैं,
बहुत रेगुलरली अपने मील्स को मिस नहीं करते हैं और खाने में वाटर भी आता है, तो वाटर की इंटेक भी एडिक्वेट होती है, तो आप अच्छे दिखेंगे और हेल्दी रहेंगे। आज विश्व खाद्य दिवस है। अपने भोजन को औषधि के रूप में प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य मंत्र के इसी क्रम में बात करेंगे योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित योग करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। शरीर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऐसा ही एक रोग है सोराइसिस। यह एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। आइए देखते हैं त्वचा के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाओं को अपने इस योग प्रभाग के माध्यम से। आइए आज बात करते हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक स्किन डिजीज है जो जनरली स्ट्रेस के कारण बढ़ जाती है एंड हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो स्किन के ऊपर कोई ना कोई रूप में आ जाते हैं। तो आज हम एक प्राणायाम सीखेंगे जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है। कोई भी तरह का ट्विस्टिंग आसन हमारे सोरियासिस में बहुत लाभदायक है। तो एक सिंपल ट्विस्टिंग आसन सीखेंगे जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार कीजिए, बहुत लाभदायक है। आइए देखते हैं कैसे करना। सिंपल क्रॉस लेग में बैठेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखेंगे और राइट हाथ को बीचों बीच पीछे रखेंगे। अपने हाथों को फिंगर टिप्स में रखेंगे ताकि हम धीरे धीरे अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सकें। फिर एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। हर एक्सहेलेशन के साथ थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश। जैसे जैसे पीछे जाएंगे हम देखेंगे एक बहुत सुंदर ट्विस्ट मिल रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी को। उधर थोड़ी देर रुक के वापस धीरे से आ जाएंगे। यही चीज हम ऑपोजिट साइड, मतलब राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, अपने बैक को, अपनी स्पाइन को सीधी करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। हर एक्सहेलेशन के साथ थोड़ा और पीछे जाएंगे। यहाँ सांस लेते रहना है, नहीं तो क्रैम्प आने का डर रहेगा। और धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस आना है। ये बहुत सिंपल ट्विस्टिंग है। इन्हें दिन में 3-4 बार कीजिए, 2 से 3 राउंड, और आप देखेंगे ना कि आपके टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और आपको एक बहुत फ्रेश और अलर्टनेस की भी फीलिंग आएगी। अब आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। सोरियासिस में चमड़ी एकदम लूखी हो जाती है और स्केली हो जाती है, निकलती है। बहुत ज़रूरी है कि उसको ल्यूब्रिकेट रखना, और इसीलिए एलोवेरा जेल तो लगाते ही रहे सब जगह। उसी तरह ओट मील, उसका पाउडर कर लें अच्छी तरह, और उसे एक बकेट पानी में, गुनगुने पानी में डाल दें और उससे स्नान करें। 20 मिनट उस पानी में उस पाउडर को रहने दें और उसके बाद में उससे स्नान करें। देखा गया है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, चमड़ी काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। और फिर ध्यान ये देना है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ें। थोड़ा गार्डन में घूमना, थोड़ा समुद्र किनारे चलना, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी धूप शरीर पर लेना ज़रूरी है। और बस
इतने सेंसिटिव नहीं होना कि अच्छे नहीं दिख रहे। प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे चला ही जाता है, बस ध्यान दीजिए। नमस्कार। और कार्यक्रम में योग प्रभाग की बात अब बढ़ते हैं और चलते हैं संस्कृत पाठशाला की ओर। संस्कृत को उसके शुद्धतम स्वरूप के साथ बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए संस्कृत भाषा के शुद्ध अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। आइए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी संस्कृत पाठशाला की इस प्रस्तुति को पुनरपि अभ्यासार्थ देख लेते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। दर्शकाः, संस्कृतपाठशालायां स्वागतमस्तु सर्वेषाम्। अहं सर्वेभ्यः नमो नमः इति वदामि। आइए आज ऐसे ही कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। अहं नमो नमः वदामि अर्थात मैं नमस्कार या नमः नमः यह कहता हूँ। भवान् अपि नमो नमः इति वदतु। इसका अर्थ है आप भी नमो नमः यह बोलें। इसी तरह अपने से छोटी आयु वाले के लिए कहना हो कि वह भी नमो नमः बोले तो कहेंगे त्वं नमो नमः इति वद अर्थात तुम नमो नमः यह बोलो। तो अब तक हमने जाना कि संस्कृत में मैं को अहम, आपको भवान और तुम को त्वम यह कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एक और शब्द के बारे में। हमने अभी कहा त्वम नमो नमः इति वद। यहाँ एक शब्द आया वद, पर हम संस्कृत के इस शब्द को अन्य भाषाओं से प्रभावित बल्कि कुप्रभावित होकर बोल जाते हैं वद, यानी त्वम नमो नमः वद। ऐसे ही त्वम नमो नमः कथय को बोल जाते हैं त्वम नमो नमः कथय। और फिर ऐसे ही त्वम नमो नमः लिख या पठ। यहाँ लिख और पठ की जगह हम उच्चारण कर जाते हैं लिख पठ, यानी त्वम नमो नमः लिख, त्वम नमो नमः पठ। और ऐसे ही कई अशुद्ध उच्चारण हम में से कई लोग कर जाते हैं। और हम आपको अपनी संस्कृत पाठशाला में यही बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत अर्थात परिष्कृत और वैज्ञानिक तथा तार्किक भाषा में शुद्ध उच्चारण कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा जैसा लिखा है वैसा ही संस्कृत में पढ़ा जाना चाहिए। वैसे हम तो यह देखते ही हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जहां हम संस्कृत शब्द के अ इस एक अक्षर का उच्चारण ही नहीं करते, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी शब्द हैं जहां हम अतिरिक्त रूप से अ या आ को जोड़ देते हैं। जैसे एक शब्द है द्वार, जिसे हम मुख सुख या कुछ प्रादेशिक प्रभाव की वजह से दवार बोल जाते हैं। वस्तुतः द्वार के ड के बाद हम अतिरिक्त रूप से अ अक्षर जोड़ लेते हैं। ऐसे ही अतिरिक्त रूप से आ अक्षर भी हम जोड़ लेते हैं। जैसे अत्यधिक बोलना हो तो हम कहते हैं अत्याधिक, और हमें यह लगता है कि यही सर्वथा शुद्ध है, यही अधिक संस्कृत रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से एक शब्द है अनधिकृत, और हम कई बार बोलते हैं और कई बार ऐसा लिखा हुआ भी पाते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो इस तरह से कुछ अशुद्धियां होती हैं, जबकि होना चाहिए इसे अनधिकृत। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जहां हमें रखना चाहिए उच्चारण का विशेष ध्यान। यूं कहें कि संस्कृत या संस्कृत निष्ठ शब्दों का हम करते रहें सावधान और सब प्रावधान शुद्ध उच्चारण। यही है संस्कृत पाठशाला का विश्लेषणात्मक संज्ञान। तावत् पुनर्मिलामः उच्चारण शिक्षायाः अभिनव कक्षायां। नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम। तो इसी संकल्प के साथ आप करते रहिए संस्कृत भाषा का अभ्यास। सुप्रभातम के प्रदर्शन के क्रम में आज इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए विराम, और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले कुछ विषयों को लेकर, नए कुछ प्रभागों को लेकर। और जाते जाते आपको हम छोड़े जाते हैं एक प्रेरक प्रसंग के साथ जो हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नमस्कार। बेतरतीब होते ट्रैफिक को सुधारने के लिए यातायात पुलिस के साथ साथ अब आम लोग भी प्रयास कर रहे हैं।
ये हैं इंदौर शहर के विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने वाले 10 वर्षीय आदित्य तिवारी। जो लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं। आदित्य सोमवार से शनिवार तक इंदौर के चौराहों पर ट्रैफिक को संभालते हैं और लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी देश के साथ, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे। मेरा सभी से निवेदन है कि तेज रफ्तार में आप अपने वाहन को ना चलाएं, इससे दुर्घटना हो सकती है, और रेड लाइट पर आप अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। आदित्य एक सैनिक के रूप में देश के लिए योगदान देना चाहते हैं और इसीलिए वो एक सैनिक की तरह कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि वो पहचान पत्र, नाम पट्टिका और सीटी भी रखते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आधिकारिक जैकेट भी पहनते हैं। वो अभियान के तहत यातायात नियमों के बारे में खुद के द्वारा रचित गीत गाते हैं और गाने गाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। दस वर्षीय आदित्य द्वारा जागरूकता फैलाने के इस अनोखे तरीके ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोगों को खुश भी किया है। आदित्य पिछले 3 सालों से इस कार्य को कर रहे हैं। इस दौरान उनकी मां संगीता तिवारी भी उनके साथ रहती हैं। ऐसे नॉर्मल समझाते तो ऐसे मज़े नहीं आती समझाने में, अगर हमने गीत के द्वारा बहुत मज़ा आती है समझाने में। वर्तमान में ऐसे प्रयासों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और नियमों का पालन करने वाले अन्य नागरिकों को उनकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। युवा ही देश का भविष्य है। 10 वर्षीय आदित्य तिवारी ने इंदौर की सड़कों पर यातायात जागरूकता फैलाकर अपनी क्षमता के अनुसार इस कथन को चरितार्थ किया है। मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।